गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हार्दिक शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के इस प्रेजेंटेशन में। इस प्रेजेंटेशन में दोस्तों हम लोग कवर करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का प्रेजेंटेशन। और सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी आज की कंट्री जो कि यूरोपियन यूनियन की है। यूरोपियन यूनियन एक 27 कंट्रीज ऑफ यूरोप का एक ग्रुप है। इन 27 कंट्रीज में फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल है, गुड्स है और सर्विसेज है, और फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल है विद इन द इंटरनल मार्केट। यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन हुआ था मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के तहत, जो कि 1993 में हुई थी। और यूरो से पहले यानी यूरोपियन यूनियन से पहले यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC थी, जो कि 1957 में फॉर्म हुई थी ट्रीटी ऑफ रोम के तहत। 1993 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को यूरोपियन यूनियन ने रिप्लेस किया था 1993 में। यूरोपियन यूनियन की कैपिटल जो है वो है ब्रुसेल्स। और इन 27 कंट्रीज में से 19 कंट्रीज में यूरो करेंसी चलती है, इसलिए उन 19 कंट्रीज को यूरो जोन भी कहते हैं। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, डेनमार्क, स्वीडन, आयरलैंड जैसी कंट्रियां जो हैं मिलके यूरोपियन यूनियन को बनाती हैं। और आज जो हम देखेंगे, अभी तक हम लोग फिनलैंड देख चुके हैं, आज हम जो है रोमानिया को कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग आज देख लेते हैं हमारी आज की कंट्री। और आज की कंट्री रोमानिया जो है वो एक साउथ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है। ब्रूचास्ट जो है यहाँ की कैपिटल है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो रोमानिया है। कार्लोस लोहानिस जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है। और रोमानियन ल्यू जो है यहाँ की करेंसी है। ये आप इसका फ्लैग देख सकते हैं, ट्राई कलर फ्लैग है, ब्लू, येलो और रेड कलर। मैं आपको बता देता हूं, ये है रोमानिया। देखिए ये है रोमानिया, बुल्गारिया और हंगरी, स्लोवाकिया से घिरा हुआ है ये रोमानिया। चलिए ये तो बात होगी हमारी आज की कंट्री की। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए अब और हम शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन आंसर का सेशन। चलिए सबसे पहला सवाल, व्हेन विल इंडिया बी द प्रेसिडेंट ऑफ G20? इंडिया G20 नेशंस के प्रेसिडेंट कब बनेगा, किस ईयर में बनेगा, इंडिया कब G20 नेशंस की प्रेसिडेंसी संभालेगा? तो आपके ऑप्शन है 2021, 2022, 2023 या 2024। ये आपके चार ऑप्शन है, A, B, C और D। आपको बताना है इसमें से सही जवाब क्या है। वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर बताइएगा। चलिए मैं आपको उसका जवाब बता देता हूं। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि 2020 के जो G20 प्रेसिडेंट हैं वो है अभी सऊदी अरेबिया। और इंडिया G20 की प्रेसिडेंटशिप लेगा 2022 में। जी हाँ, 2022 में जो है इंडिया G20 का प्रेसिडेंट बनेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है ये आपके सामने, ये रहा। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन है? अभी इंडिया और EU का समिट हुआ था दोस्तों, उसमें यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट ने भी पार्टिसिपेट करा था यूरोपियन यूनियन की तरफ से। तो आपको बताना है कि यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन है। आपके ऑप्शंस हैं A, एंटोनियो गुटरेस, B, चार्ल्स माइकल, C, टेड्रोस एंडोनोम और D, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ये आपके चार ऑप्शन है, A, B, C और D। एंटोनियो गुटरेस, B, चार्ल्स माइकल, C, टेड्रोस एंडोनोम और D, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। आपको बताना है इनमें से कौन है यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट। वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, जो टेड्रोस एंडोनोम है ये WHO के हेड है। एंटोनियो गुटरेस जो है वो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल है। और जो ये क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है
क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है वो IMF की हेड है। तो हमारा आंसर है चार्ल्स माइकल, जो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा कि यूथ ओलंपिक गेम्स जो कि 2022 में होने वाले थे, अब 2026 में होंगे। ऑन जो भी कोरोना पेंडेमिक को देखते हुए इसे जो है अभी 2026 में शिफ्ट कर दिया गया है। तो आपको बताना है कि यूथ ओलंपिक गेम्स कहां पे होने वाले थे। आपके ऑप्शन है ए ढाका सेनेगल, बी दोहा कतर, सी टोक्यो जापान, या डी ज़ैंजिंग चाइना। आपके ऑप्शन हैं ए ढाका, डी दोहा, सी टोक्यो, या डी ज़ैंजियांग। चलिए बताइए, इसका जवाब दीजिए। वीडियो पॉज करिए, कमेंट करिए, फिर देखिएगा। चलिए मैं आपको इसका जवाब बताता हूं। ये दोहा कतर है दोस्तों, यहाँ पे 2022 में फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाले हैं। टोक्यो जापान में अपने अगले ओलंपिक होने वाले हैं 2021 में। ज़ैंजियान चाइना जो है, यहाँ पे एशियन गेम्स होने वाले हैं 2022 में। और ये जो ढाका सेनेगल है, यहाँ पे होने वाले थे यूथ ओलंपिक गेम्स, जो कि अभी पोस्टपोन हो गए हैं 2026 में। अब आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेशन, जो कि ये करंट अफेयर का, और शुरू करते हैं उसको। ये देखिए आंसर ढाका सेनेगल है। चलिए अभी दोस्तों अभी पिछले ही दिनों जो है फर्स्ट एनिवर्सरी थी चंद्रयान 2 की। 1 साल पूरा हो गया है चंद्रयान मिशन को, और 22 जुलाई को जो है चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग हुई थी। और GSLV MK III M1 जो रॉकेट था, जो है GSLV MK III M1 जो था, उसके थ्रू जो है चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग हुई थी। और इसको 1 साल हो गया है। लूनर ऑर्बिट में ये 22 जुलाई को लॉन्चिंग हुई थी, और लूनर ऑर्बिट में ये 20 अगस्त को सेटअप हुआ था, इंसर्ट हो गया था। इसमें जो GSLV में लूनर ऑर्बिटर था, इसमें विक्रम लैंडर भी था, और प्रज्ञान रोवर भी था। ये 3 पार्ट का था ये हमारा ये चंद्रयान 2 मिशन। और ये जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है आंध्र प्रदेश में, वहां से इसकी लॉन्चिंग हुई थी। और आप जानते हैं कि 20 अगस्त को जो है ये मून के ऑर्बिट में इंसर्ट हो गया था। और उसके बाद 6 सितंबर को जो है जो विक्रम लैंडर है वो अलग होके मून की तरफ जा रहा था। और उसके बाद जो अपना ये विक्रम रोवर है, जो विक्रम लैंडर है, वो प्रॉपरली लैंड नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हमारे जो एक्सपीडिशन था वो प्रॉपर नहीं हो पाया। पर चंद्रयान का जो फर्स्ट पार्ट था, जो कि ऑर्बिटर था, वो प्रॉपरली जो है लूनर ऑर्बिट में अभी भी मूव कर रहा है। तो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का काम जो है वो नहीं हो पाया था, पर हमारा जो लूनर ऑर्बिटर है वो प्रॉपरली इंसर्ट हो चुका था, जो अभी भी वहां से तस्वीरें भेजता रहता है। जो विक्रम लैंडर था उसे मून के साउथ पोलर रीजन में उतरना था, और इंडिया अगर ऐसा कर पाता तो सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बाद इंडिया ऐसा चौथा देश बनता जो कि मून पे सक्सेसफुली लैंड करवा चुका है अपने लैंडर को। चलिए आगे देखते हैं। संजीव बजाज जी जो हैं वो नए चेयरमैन होंगे बजाज फाइनेंस के, और वो अपने फादर राहुल बजाज को रिप्लेस करेंगे, जो कि 31 जुलाई को अपनी पोस्ट छोड़ रहे हैं। आगे देख लेते हैं। अभी कर्नाटक में येलो अलर्ट इश्यू हुआ है और बारिश के लिए। चलिए मैं आपको बताता हूं कि येलो अलर्ट क्या होता है। देखिए दोस्तों, 4 टाइप के अलर्ट होते हैं रेनफॉल के, जो कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो बताता है। एक होता है रेड, एक होता है ऑरेंज, एक होता है येलो, एक होता है ग्रीन। अपन ग्रीन से शुरू करते हैं। ग्रीन में क्या होता है? ग्रीन का मतलब होता है कोई
कोई वार्निंग नहीं है और ना ही यहाँ पे एक्शन लेने की जरूरत है अथॉरिटी को। जो फोरकास्ट है वो लाइट रेन का हुआ है, मतलब मॉडरेट रेन का हुआ है, तो यहाँ पे कोई चिंता वाली बात नहीं है। पर अगर येलो अलर्ट होता है तो इसमें क्या होता है कि आपको वॉच करना होता है, मतलब अथॉरिटीज को जो है वो अपडेट रहने की सिचुएशन को जो है वो कहा जाता है, मतलब इसको अपडेट रहिए और इस चीज को वॉच करते रहिए। फिर अगर ऑरेंज सिग्नल आता है तो ऑरेंज सिग्नल का मतलब होता है कि आप अलर्ट हो जाइए, अलर्ट हो जाइए और तैयार हो जाइए, बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि पानी जो है, जो बरसात जो है वो काफी भारी बरसात हो सकती है। इसलिए येलो ऑरेंज अलर्ट जो है वो जो है वो बताया जाता है। अगर रेड अलर्ट है तो इसका मतलब ये वार्निंग साइन है और अथॉरिटीज को जो है अब एक्शन लेना होगा। जो है 4 तरह की वार्निंग होती है, रेड, ऑरेंज, येलो और ग्रीन। अगर दोस्तों 15.6 mm से लेकर 64.4 mm तक की रेन होती है तो उसे मॉडरेट रेन कहा जाता है। 64.5 mm से 115.5 mm तक अगर रेन होती है तो उसे हैवी कहा जाता है। 115.6 mm से लेकर 204.4 mm तक की अगर रेनफॉल होती है तो उसे वेरी हैवी कहा जाता है। और अगर 204.5 mm तक से ज्यादा की जो अगर रेनफॉल होती है तो उसे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल किया जाता है। तो ये 4 टाइप की रेनफॉल होती है, मॉडरेट, हैवी, वेरी हैवी और एक्सट्रीमली हैवी। और ये 4 टाइप के अलर्ट होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो और ग्रीन। जहां पे ग्रीन में बहुत मॉडरेट रेनफॉल की संभावना होती है और रेड में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की जो है संभावना होती है। एक्सट्रीमली हैवी या वेरी हैवी कैटेगरी में जो आती है वो आती है रेड की। चलिए आगे देख लेते हैं। अभी साउथ सेंट्रल रेलवे में के थ्रू जो है फर्स्ट कार्गो एक्सप्रेस की लॉन्चिंग हुई है। ये जो कार्गो एक्सप्रेस होगी ये हैदराबाद और न्यू दिल्ली के बीच में जो है चलाई जाएगी और इसमें नॉन बल्की कमोडिटीज जो हैं वो भी इसमें ट्रैवल करेंगी। मतलब अभी तक से बल्क कमोडिटीज को ही इन कार्गो एक्सप्रेस में जगह मिलती थी, पर अब नॉन बल्की कमोडिटीज को भी जो है इस कार्गो एक्सप्रेस में, इंडिया के पहली कार्गो एक्सप्रेस में जगह मिलेगी। होता क्या है दोस्तों कि जो कमोडिटी जो होती है, ये मालवाहक जो ट्रेन होती है, फ्राइट, जिसको फ्राइट ट्रेन भी कहते हैं, ये जो कमोडिटी बल्क नेचर में होती है और उन्हें जिन्हें ह्यूज क्वांटिटीज में ट्रांसपोर्ट करवाना होता है, उन्हीं का सप्लाई जो है एक सिंगल ट्रेन के द्वारा किया जाता है बेस। और ये सिंगल कमोडिटी को जो है एक सिंगल ट्रेन में एक सिंगल कमोडिटी को ही जो है वो ले जाया जाता है। पर अभी क्या हुआ है कि नॉन बल्की कमोडिटीज की भी रिक्वायरमेंट काफी बढ़ गई है और क्योंकि रेलवे एक सेफ प्लेस है, एक सेफ ट्रांसपोर्टेशन मीडियम में ट्रैवल करवाने के लिए, तो अब जो ये कार्गो ट्रेन है इसमें जो बल्की कमोडिटीज के साथ साथ नॉन बल्की कमोडिटीज जो भी हैं उन्हें भी इसके थ्रू जो है ट्रांसपोर्टेशन करवाया जा रहा है। तो ये जो है पहली बार ऐसा हो रहा है। तो इंडिया की पहली कार्गो एक्सप्रेस है जो कि हैदराबाद से न्यू दिल्ली के बीच में ट्रैवल करेगी। आगे देखते हैं। अभी पंजाब कैबिनेट ने 285.71 मिलियन डॉलर का जो है एक प्रोजेक्ट, कैनाल बेस्ड प्रोजेक्ट है जिसको अप्रूव कर दिया है। और ये प्रोजेक्ट जो है इसमें वर्ल्ड बैंक ने भी फाइनेंसिंग करी है। इसकी जो 70% फाइनेंसिंग हुई है यानी यूएसडी 200 मिलियन की, वो वर्ल्ड बैंक की जो शाखा है आईबीआरडी यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ने करी है। और 30% जो इसका इन्वेस्टमेंट है उसमें पंजाब गवर्नमेंट ने करा है जो कि है 85.71 मिलियन का। तो इसमें वर्ल्ड बैंक की फाइनेंसिंग है। और अगर हम यहाँ पे बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक में दोस्तों 2 विंग है, एक होती है आईबीआरडी और एक होती है आईबीडी। तो आईबीआरडी यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट होता है और आईबीडी जो होता है वो इंटरनेशनल बैंक ऑफ डेवलपमेंट होता है। जो आईबीआरडी है जिसने अभी ये लोन अप्रूव करा है, वो मिडिल इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम कंपनी है, जो मिडिल इनकम डेवलपिंग नेशंस है, कंट्रीज है, उन्हें लोन ऑफर करता है। और जो आईबीडी होता है वो लो इनकम जो कंपनी होती है उन्हें लोन ऑफर करता है। अगर सिर्फ अपन आईबीआरडी की बात करें आज, तो यहाँ के
वर्ल्ड बैंक की बात करें दोस्तों, तो वर्ल्ड बैंक जो है उसके डेविड मालपास जो है इसके प्रेसिडेंट हैं, और वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में जो है इसका हेडक्वार्टर है, और 1944 में इसका फाउंडेशन हुआ था, और मेंबर्स जो हैं इसके 189 कंट्रीज हैं। चलिए, ये जानकारी थी वर्ल्ड बैंक के बारे में, जिसके पार्ट IBRD है। चलिए आगे देखते हैं। अभी इंडिया का बहुत अच्छा प्राउड मोमेंट आया था अभी कल ही के दिन, कि जो गुजरात में काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट है, उसका जो स्टेशन 3 है, उसको साइंटिस्टों ने जो है बताया है कि उसने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है। अब क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है, ये बहुत बड़ी बात है किसी भी एटॉमिक पावर प्लांट के लिए। अब क्रिटिकलिटी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। क्रिटिकलिटी का मतलब होता है कि अब जो उसका रिएक्टर है वो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस में आ चुका है, अब उससे पावर जनरेट हो सकती है। तो ये है सबसे बड़ा अचीवमेंट है जो कि काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट ने अचीव कर लिया है। अब उसके तहत जो है पावर जनरेट हो सकती है, इसलिए उसने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है। और बेस्ट पार्ट काकरा एटॉमिक पावर प्लांट का ये है कि ये इंडिजिनसली डेवलप्ड रिएक्टर है, तो इंडिया का खुद का बनाया गया रिएक्टर है, इसलिए बहुत ही बड़ा मूवमेंट है इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट के लिए, इंडिया के लिए और पूरे देशवासियों के लिए। आगे देखते हैं। ये है दोस्तों, ये काकरापार गुजरात का जो है ये पूरा पावर प्लांट है ये। चलिए आगे देखते हैं। अभी भूजल सप्ताह जो है वो उत्तर प्रदेश में मनाया गया है, और इसमें ग्राउंड वाटर को कंजर्वेशन करने के लिए जो है अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए हैं। एक सप्ताह के लिए मनाया गया था ये भूजल सप्ताह, और ये उत्तर प्रदेश में मनाया गया था। आगे देख लेते हैं। अभी इंडियन आर्मी में एंटी टैंक गाइड मिसाइल है ध्रुवास्त्र, उसका ट्रायल कंडक्ट करा गया। ओडिशा की जो बालसोर जो टारगेट टेस्टिंग रेंज है, वहां पे इसका है सक्सेसफुल ट्रायल कर लिया गया है। जो ध्रुवा जो है ये हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल है। अब क्योंकि हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल है, तो इसका मतलब है हेलिना, यानी हेलीकॉप्टर नाग मिसाइल। तो हेलिना जो है इसका नाम रखा गया था। अब इसको जो इंडक्ट कर लिया गया है, इसको इंडक्शन के बाद जो है इसका नाम ध्रुवास्त्र जो है इसको दे दिया गया है नया नाम। जो ये नाग मिसाइल है वो 1980 से एक प्रोग्राम चल रहा है, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके तहत जो है इंडिया के कुछ 5 स्ट्रेटेजिक मिसाइल का एक हिस्सा है नाग मिसाइल। जो ये इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके तहत अग्नि, पृथ्वी और आकाश मिसाइल का जो है सक्सेसफुल परीक्षण हो चुका है और आर्मी में इंडक्शन हो गया है। अभी ये नाग मिसाइल का जो ये वाला वेरिएंट है, जो कि जिसे हेलिना कहा गया है, उसे भी अब इंडक्ट कर लिया गया है। अगर हम बात करते हैं ध्रुवस्त्र या कि नाग जो ये ध्रुवस्त्र मिसाइल की, तो इसकी जो स्पीड है वो है 230 मीटर प्रति सेकंड, और ये स्टैटिक और मूविंग टारगेट दोनों को ही हिट कर सकती है, डे और नाइट दोनों में हिट कर सकती है। इसकी जो हेलीकॉप्टर वाला वर्जन है, जो एयर वाला वर्जन है, एयर टू लैंड वाला वर्जन जो है जिसको कहते हैं, वो 7 किलोमीटर तक हिट कर सकता है, और जो लैंड टू लैंड वर्जन है वो 4 किलोमीटर तक हिट कर सकता है। तो ये दो वेरिएंट में है, एक एयर टू लैंड और एक लैंड टू लैंड। चलिए आगे देखते हैं। अभी एनसीईआरटी ने जो आर्टिकल 370 को जो है अभी सीबीएसई के सिलेबस में जगह दे दी है, 12th के सिलेबस में जगह दे दी है। और इससे पहले जो भी कश्मीर का हिस्सा था जो पढ़ाया जाता था, उसको हटा के अभी आर्टिकल 370 को जो है वो पढ़ाया जाएगा क्लास 12th में, जो पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट है उनको। चलिए दोस्तों, अब इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं इस मंथ के। 1 तारीख को दोस्तों डॉक्टर्स डे था, सीए डे था, सीए डे भी 1 तारीख को था। 4 तारीख को धर्म चक्र डे था। 6 जुलाई को वर्ल्ड जुनूस डे था। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था। 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे था। 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस और वर्ल्ड इमोजी डे था। 18 जुलाई को
इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे था, वर्ल्ड चेस डे था, और 28 तारीख को जो है वो आने वाला है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट डेट्स को कवर करा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे और आज की हमारी कंट्री को कवर करा। मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको प्रेजेंटेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और कुछ सुझाव हो तो कमेंट जरूर कीजिए। और आप देखते रहिए दोस्तों द क्विक करंट अफेयर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।